चलो तो आज बच्चों अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 दो की कुछ आज अपन बेसिक जानकारी पढ़ेंगे और उसके अपन उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। आज थोड़ा वीडियो लंबे समय में डल रहा है, जिसका कारण हो सकता है कुछ जरूरी काम था, इस वजह से। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। क्या होती है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ से आप समझें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कौन सी? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप समझ सकते हो कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कैसा? यानी कि अपन कह सकते हैं कि कोई भी एक भाज्य संख्या है, उसे अपन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में विभक्त कर सकते हैं तथा यदि हम उनके क्रमों को ना देखें तो यह एक अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो, जैसे मान के चलो अपन ले रहे हैं एक संख्या है 210 है। अब 210 है ना, जो एक कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 210 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और इन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि इस संख्या को हम काट सकते हैं। देखो 2 से 2 एकम 2 और यहाँ भाग नहीं जा रहा हूँ, और 2 पंचे 10। अब काटे अपन 3 से 3 पांचे, यानी 3 त्रिका 9 और एक यहाँ बोझे 3 पांचे 15 तथा अब काट रहे हैं कितने से? 3 से काट नहीं रहा, 5 से काटेंगे अपन। 5 7 35 और 7 एकम 7। चलो ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं 210 बराबर के देख 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है। अब आप समझो, यह एक अपनी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और जी का है अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 भी एक अपना क्या है? अभाज्य है। 3 भी यहाँ पर अभाज्य है और 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है। अब क्या होता है, आप समझ लो यहाँ से कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि अपन देखो यहाँ पर जो अपनी 210 है, यह एक अपनी भाज्य संख्या है और जी पूरे का है अपने अभाज्य गुणनखंड। जी पूरे का है अपने अभाज्य गुणनखंड। ये है अपने अभाज्य गुणनखंड है। आप समझ गए होंगे कि अब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आगे की प्रोसेस है, यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जी है अपनी क्या? भाज्य संख्या और जो उसके अभाज्य गुणनखंड है। अब फिर आगे की अपन यहाँ से देखें, यहाँ तक अपना क्लियर है। तथा यह गुणनखंडन, मतलब जे वाला, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यदि हम इसके क्रमों को ना देखें, क्या ना देखें? इनके क्रमों को ना देखें तो यह क्या होता है? अद्वितीय होता है। अगर मान के चलो आपकी इच्छा है कि हमने ऐसे काट लिया वैसे, अगर कोई बच्चा सोच रहा हो ऐसे, कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि हमें ऐसे नहीं काटना है, चलो हम पहले 7 से काटें, फिर 5 से काटें, फिर 3 से काटें, फिर हम 2 से काटें, तो ये भी बात उसकी क्या है? सत्य है। तो जब तो यहाँ पे लिखा है आने वाले क्रम बिना, यानी कि क्रम के बिना, क्रम को ना देखा जाए तो ये क्या होता है? अद्वितीय होता है। अब कोई से भी कह दो, अब वो चाहे कैसे भी निकाल के देखे, चाहे कोई सी संख्या से पहले काटे या आगे काटे पीछे काटे, तब भी उसका जो निकलेगा उसका गुणनफल अगर हम निकालें तो 210 ही है। और मान के चलो सपोज दैट अगर अपन ने मान लिया कि ऐसे भी तो हो सकता, कोई बच्चा कह रहा है हम पहले 3 से काट रहे हैं, हम 5 से काटें, फिर 7 से काटें, फिर 2 से काटें, तब भी तो चलेगा, बिल्कुल होगा। और मान के चलो कोई बच्चा जय कह रहा नहीं, हम पहले सबसे पहले 5 से काटें, फिर हम 7 से काटें, फिर 3 से काटें और फिर बाद में हम 2 से काटें, कोई दिक्कत नहीं, तब भी यह क्या है? उनके अभाज्य गुणनखंड है जी भी, और जो उनके एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो अब यहाँ से
अब देखो तो अतः हम ऐसी भी परिभाषा लिख सकते हैं, एक प्राकृत संख्या यानी कि जहाँ अपनी एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या अभाज्य गुणनखंड कॉमा उसकी गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होती है, अद्वितीय होती है। अब अगर इसके क्रम को ना गिना जाए, मतलब इसके क्रम को ना देखा जाए, तो समझो किसी को भी दे दो तो इन ऐसे 7 5 3 2 मतलब ऐसे ही होगा। सब जो 210 है ना वो इन्हीं अंकों के माध्यम से कटेगी, अदरवाइज दूसरे से हम नहीं काट सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तथा इसलिए तो कहा गया है यहाँ पे एक प्राकृत संख्या अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होती है, अद्वितीय होती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आधार जो अपनी अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वह यह बताती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो प्रत्येक अभाज्य यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा था, व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम की अद्वितीय होता है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल और इसकी हमने उदाहरण आपको समझाए। और या फिर हम परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, एक प्राकृत संख्या अभाज्य गुणनखंड, एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य गुणनखंड कॉमा उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होती है, अद्वितीय होती है। अद्वितीय यूनिवर्सल यानी कि इसके सिवा कछु और दूसरों नहीं होए। समझे आप, यानी कि जो 210 है ना वो इन्हीं अंकों के माध्यम से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अब चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन। अब अपन उदाहरण नंबर देखते हैं अपना 5वां। तो चलो इसे देखें, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, मतलब इस पर सोचना है आपको। उन्होंने कह रखा है क्या, विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब वो जी बोल रहा है आपसे कि यहाँ पर एक 4 की पावर n अंक 0 पर प्राप्त यानी कि समाप्त हो सके, इसमें मतलब कोई 4 में ऐसा कोई गुणनखंड निकल रहा है जिसका गुणा करें तो क्या हो जाए अपना 0 पर समाप्त हो। ऐसा तो शायद तभी पॉसिबल है जब इसमें अपन 4 में कितने का गुणा करें, 5 का गुणा करें। यदि हम 4 में 5 का गुणा करते हैं तभी हमें 0 पर समाप्त होती है। यह कहां पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। तो इसका अब अपन क्या करते हैं, हल करते हैं यानी सॉल्व। तो यहाँ पर थोड़ी इसमें परिभाषा है और मतलब थ्योरी है, इसमें गणितीय रूप तो कुछ है नहीं, थोड़ा समझना है इसमें। तो देखो, यदि किसी n के लिए, ये आपका क्वेश्चन हम दोबारा से रिपीट करके आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। यदि किसी n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। मानकर चलो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, मान के चलो यदि 20 है आपका, यदि यह 0 पर समाप्त होती है तो 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। 5 चौका 20 यानी कि, तो यहाँ पर जैसे अपन ने लिखा है इसे, यदि किसी n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे चले। इसलिए 4 की पावर n में एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य आना चाहिए। तो क्या लिख दो आपने कि 4 की पावर n में एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य आना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर n बराबर, 4 की पावर n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के यानी कि 2 का वर्ग। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग। आप फिर हम यहाँ पे गुणा कर सकते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला है अपना कि a की पावर m और n है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखो, 4 की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पे n है। अब n का इसमें गुणा करें 2 की पावर 2n है। अब 2 की पावर 2n है तो इसके जो गुणनखंड हुए वो तो 2 गुणा ऐड 0 में अनंत तक चले जाए। इसके अलावा हमने क्या रखा है यहाँ पे कि 5 अवश्य आना चाहिए जब 0 पर समाप्त होती है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इतनी लाइन अपनी कंप्लीट है। अब यहाँ से देखें, हमें
आधारभूत प्रमेय यह बताती है, अभी हाल अपन ने इससे जस्ट पहले थोड़ा आधारभूत अंकगणितीय आधारभूत समझा था, उसमें क्या था कि हमें आधारभूत प्रमेय यह बताती है कि गुणनखंड अद्वितीय होंगे। गुणनखंड क्या होंगे? अद्वितीय, चाहे पहले से काट लो चाहे बाद में कोई भी काटो, लेकिन एक भाज्य संख्या की जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं, क्रम उनका, क्रम को छोड़कर। किसको छोड़कर? क्रम को छोड़कर। इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट करें और साथ में किताब काफी और पेन लेके जरूर बैठे और लिख लिख के पढ़े, तभी आपको अच्छे बेहतरीन होंगे, नहीं तो नहीं आएगी समझ में। आप देखो, आप चूंकि 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि 2 की पावर कितनी है? अगर मान के चलो आपकी आप यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही कि 2 की पावर 2n है, आपने 2 कैसे लिख दे? तो वो उसका कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन में देखो, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। बोलो प्राकृतिक संख्या पहले पढ़ाया था, यदि नहीं आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका फर्स्ट वीडियो में अपने पूरे हैं, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है अपनी, और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, वो अपने फर्स्ट वीडियो में है, उसमें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है अपनी वो ये है कि कहाँ पे आ गए? n। अब समझो यहाँ पे आते अपन कि आप सोच रहे होगे कि ये 2 क्यों कर दिए, तो यहाँ पे देख सकते, मान के चलो n एक अपनी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू n की वैल्यू अगर 1 उठाए तो कितना हो रहा हो, यानी कि 2 की पावर यानी कि 2, और इससे हम लिख सकते 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, मान के चलो 3 भी हो सका, 4 भी, यानी जो प्राकृतिक संख्या बात तो अनंत है अपनी, तो वहां तक बहुत हो सकते हैं। इसलिए आप इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमें आधारभूत प्रमेय यह बताती है कि गुणनखंड अद्वितीय होंगे, और चूंकि 4 की पावर n में 2 की अतिरिक्त तो अन्य कोई गुणनखंड है नहीं, इसलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। यदि आप सोचते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से लिख लिख के पढ़ोगे, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर एक बार और समझा दें हम आपको पूरे अच्छे तरीके से, तो देखो ध्यान से, यदि किसी n के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, और चूंकि इसलिए 4 की पावर n में एक का अभाज्य गुणनखंड 5 होना अति आवश्यक है, लेकिन ये संभव नहीं, यानी पॉसिबल नहीं है। 4 की पावर n को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। और हमें आधारभूत प्रमेय यह बताती है कि गुणनखंड अद्वितीय होंगे, और 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण नंबर है अपना बच्चों कौन सा आ गया? अब 6 आ गया। तो 6 के बारे में थोड़ी अपन जानकारी पढ़ते हैं। 6 बोल क्या रहा है आपसे कि संख्याओं 6 और 20 अभाज्य संख्याओं 6 और 20 अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब संख्या कौन सी अपनी 6 और 20 की, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे ये तो अपन ने कक्षा 8 में ही सीखे थे, लेकिन इन्हें थोड़े और अच्छे ढंग से अपन को करके दिखाना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसे किस प्रकार कर सकते हैं, तो देखो हम आपके सामने कर दें। तो सॉल्व, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है आपसे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिखोगे इसे? तो सबसे पहले 6 ना, 6 के लिए काटो आप, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। और 20 के लिए काटो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 एकम 2 0, और 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 है। तो हम 6 को लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 1, तो नॉर्मल बात है, वो तो सब में रहते हैं, उसको लिखना अति आवश्यक नहीं है कोई भी, यानी कि। और 20 को हम लिख सकते हैं क्या, 20 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, चलो एचसीएफ रियल में होता क्या है, एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों में क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में गुणनखंडों में यानी कि क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में क्या होता है अपना, उभयनिष्ठ में सबसे
छोटी घात का गुणनफल गुणनफल। चलो एचसीएफ की अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आप क्या कहोगे? उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे छोटी घात का गुणनफल ही क्या कहलाता है? आपका एचसीएफ कहलाता है। अब इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 और यहाँ पर क्या है आपका 1 है। अब आप बताओ इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको नजर आ रहा है यहाँ पर क्या 2 इसमें है और 2 इसमें है, यही आपका क्या उभयनिष्ठ है। तो जी वाला और जी वाला उभयनिष्ठ है, लेकिन अपनी जो परिभाषा है वो ये है क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो सबसे छोटी घात देखो उभयनिष्ठ में या तो जा है या जा, मतलब ये 2 है उभयनिष्ठ। अब जा तो है बड़ी और जा कौन सी अपनी छोटी है, तो अब हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 को कितना है 2। तो आप कह सकते हैं 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया आपका 2 आ गया। लेकिन आपको ये परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी। अब है एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम की यदि हम परिभाषा देखें तो सभी संख्याओं में, तो क्या करेंगे सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ सभी संख्याओं में। अब हम इसमें उभयनिष्ठ तो क्या है इसमें सब ले लेते हैं से मैं सबसे बड़ी घात, ठीक है ना। एलसीएम क्या कहता है अपना कि सभी संख्याओं में 1 2 3 4 यानी कि मान के चलो अपन 4 भाज्य संख्या दे रखे उनके अभाज्य गुणनखंड करवा रहा है और अभाज्य गुणनखंड के बाद आपसे पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार करोगे कि सभी संख्याओं में क्या करेंगे, सभी संख्याओं में सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही क्या कहलाता है, सभी घात का क्या कर दें गुणनफल, सभी संख्या गुणनफल। तो देखो अब आप देख सकते हो यहाँ पे उभयनिष्ठ की जा है तो सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 की पावर 2 है, फिर इंटू फिर कौन सा अपना 3 है, जो उभयनिष्ठ भी नहीं है पर भी इसमें भी लेना है, लेकिन जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है, बस इसको छोड़ देना है। अब जी ले लिया। अब क्या अपना 5 है यहाँ पर। तो यदि हम इसका और आगे निकालना चाहें तो 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5, इसे किस प्रकार लिख सकते हो 5 3 15 और 15 चौको क्या होता है अपना 60। तो आप कह सकते हैं कि 6 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना होगा 60 होगा और एचसीएफ क्या होगा आपका 2 है। तो उदाहरण नंबर है अपना 7। तो इसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है क्या एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर क्या ज्ञात करना है अपन को एलसीएम ज्ञात करना है। और किस विधि से करना है अपन को ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो अपन ने इन सवालों में किए वही इसमें करना है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें, सॉल्व यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम 96 देखें और इसे काटें, 2 से काटें, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौको के तो 8, फिर 2 से काटें अपन 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटें 2 छिकड़े 12 और फिर काटें 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये आपको आते हैं अच्छे। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3 है। चलो अब निकालते हैं हम 404 का। 404 को सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 को 0 और 2 दूना 4। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 0 एकम। ये अभाज्य संख्या 101 से कटेगी। अब क्या है 101 से एक बार कटेगी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 404 इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 2 और यानी कि 101 है। तो इसे हम और भी आगे यदि बढ़ाएं तो इसे इस प्रकार भी 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की पावर 5 गुणा कितना हो जाएगा आपका 3। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या 2 की पावर 2 गुणा 101 कर सकते हैं। अब यहाँ से अब आगे देखो, अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसके लिए देखो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको बोला है कि सबसे पहले आप भैया एचसीएफ ज्ञात करो। क्या करो आप एचसीएफ। तो एचसीएफ की अगर हम परिभाषा देखें तो एचसीएफ क्या कहती थी अपना,
HCF इज इक्वल टू HCF किसका 96 और 96,404 का। अगर हम HCF निकाले तो HCF की परिभाषा इससे पहले वाले जो इससे पिछले वाला उदाहरण नंबर 6 था उसमें हमने आपको बता दी थी, क्या था कि उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात वाले का गुणनखंड। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा, आप इनमें देखो ये तो है ना अपने पॉइंट ज्वाला और ज्वाला। अब इसमें देखो आप कि इनमें उभयनिष्ठ कौन है, ये दोनों आपकी क्या है उभयनिष्ठ है, ठीक है उभयनिष्ठ मान लिए। अब इनमें सबसे छोटी घात कौन सी है, हमको तो ये दिख रही 2 की पावर 2, ये तो 5 है, ये तो बड़ी है, तो क्या लेंगे अपन 2 की पावर 2 लेंगे। उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात लेनी है हमें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब तो आप जानते हो कितना होता है हमारा 4 होता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। उन्होंने जी नहीं कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए, अब तो उसने कहा पहले एलसीएम निकालो और फिर इसके बाद क्या करो आप एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम की एक फॉर्मूला है, सूत्र को देख सकते हैं आप, क्या है क्या HCF गुणा LCM। HCF क्या होता है अपना HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या है बात अपनी कि HCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। यदि हम यहाँ से देखें, अब हमें क्या चाहिए LCM चाहिए, तो LCM बराबर क्या होगा अपना दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा आपका गुणा की संख्या भाग में पहुंच जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका HCF होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी है ये वाली है अपनी, तो 96 गुणा 404, देखो क्या कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये दो ही संख्या का गुणनफल तो है बटे में HCF पहले ज्ञात कर चुके आप, तो चलो HCF यहाँ पे लग लो आप। अब इसे करोगे LCM इज इक्वल टू क्या करोगे 4 से काटो, 4 एकम 4, 0 को 0, 4 एकम 4। अब 96 गुणा 101, अब 96 गुणा 101 यदि हम करते हैं तो इन संख्याओं को क्या आएगा अपना गुणनफल होगा। तो इन संख्याओं को यदि हम गुणनफल करते हैं तो चलो इसे नोट करें। अब यदि हम 96 का 1 में करेंगे तो कितना होगा अपना 96, और 96 का 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, उसका कोई है नहीं, तो फिर 96 एकम कितना हो जाएगा 96, कितना आएगा अपना आंसर 96, और 96 यहाँ से देख सकते हैं आप, यही आपका क्या है HCF है। तो लिखे अतः LCM है, LCM कितने का आप देख सकते हो 96,404 इज इक्वल टू 9696, ये आपका आंसर है। आप एक बार पुनः समझ ले सवाल के तरीके से कि HCF क्या होता है, HCF होता है अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड जो निकालते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड के सबसे उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात क्या होती है, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर विचार करो कि जी आपका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, और इस कॉमन में से जो सबसे छोटी घात है वह 2 की पावर 2 है, ये तो 2 की पावर 5 है, तो हम लेंगे 2 की पावर 2, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 किसके बराबर होती है अपनी 4 के बराबर होती है। अब एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो LCM को यदि हम निकालें यहाँ से तो दोनों संख्याओं को गुणनफल बटा HCF हो जाएगा, HCF ने 4 निकाली, इसे डिवाइड कर दिया और इसका आप गुणा करके देख लेना, और थोड़ा बहुत अगर कहीं पे हो जाए तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, ऐसे तो राइट। आप उदाहरण नंबर अपना 8वां है, वो क्या कहता है, बहुत ही आसान, इसे तो आप ऐसे ही कर लो, और ऐसी एक्सरसाइज में भी अपनों को ऐसे ही मिलने वाले। आज हम आपको जो उदाहरण पूरे करवा देते तो आप आपके पास मैथ हो तो आप देख सकते हैं, उसमें से मैथ में से आराम से लगा सकते हैं, उस प्रश्नावली को बना सकते हैं। यदि नहीं बनते हैं तो जस्ट कल हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से पूरे उदाहरण, और मतलब उदाहरण तो आपके हो गए, पूरे सवालों को पूरा कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, जितना भी समय लगेगा देखेंगे। क्या है कि अपन एक वीडियो में यदि ज्यादा क्वेश्चन डाल देते हैं तो फिर समय ज्यादा हो जाता है, तो फिर मैं उसमें
अच्छे से समझ नहीं आता है। तो यहाँ से आप इतनी बना सकते हो एक दिन में। तो इसके लिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होता है इसमें। अब देखो आप, तो भैया यहाँ पर है अपनो सबसे पहले है कौन सी संख्या है, 6 है। 6 को करो अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4, सॉरी क्या हो गया ये, चलो 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। अब वो तो आसान है। चलो 72 को यदि आप काटोगे तो 2 से कटेगा सबसे पहले, 2 3 6 और 2 चिकड़े 12, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर काटोगे तो आपका क्या होगा, 2 नाम 18, फिर काटोगे 3 से, 3 त्रिका 9 और फिर काटोगे 3 एकम 3। तो कोई बात नहीं, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 और गुणा 3 गुणा 3। चलो ठीक है। और इस प्रकार और एक और रूप में लिख सकते हैं, 1 2 3 यानी कि 2 की पावर 3 गुणा यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 2 है। चलो अब क्या है अपना 120 और है। चलो 120 को निकालो यहाँ पे, 120 की 2 चिकड़े 12 0 और यहाँ से 2 3 6, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचे रहो, 10 होगा, 2 पंचे 10, फिर काटेंगे 3 से, 3 5 15, 5 एकम 5। तो यहाँ से आप देख सकते हो आप 120 इक्वल टू कितना होगा आपका, 2 2 2 3 5। तो इसे अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 है ना, तो 3 3 और 5 होगा। चलो अब आपने इनको बेहतरीन तरीके से आपको आते भी हो और ये आप जानते भी हो, फिर भी थोड़ा इनका लिखने का ढंग क्या होता है आप उन्हें अच्छी तरीके से देखें। सबसे पहले गुणनखंड काटो, फिर 6 की लाइन इस प्रकार लिखा जा सकता है, 72 को इस प्रकार और 120 को इस प्रकार। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले लिखोगे आप, इसलिए एचसीएफ किसका, वो भी कोष्टक में लिख दो, 6, 72, 120 इज इक्वल टू उम्र एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है अपना, एचसीएफ होता है कि अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात। तो देखो एक जाम है, इस वाले में इस वाले में इस वाले में सबसे 2 उभयनिष्ठ है ना अपना, जे वाला और जे वाला। तो इसमें सबसे छोटी घात तो हमको नजर आ रही क्या, ओनली 2। तो 2 की सबसे छोटी घात इनटू और 3 भी है। तो 3 क्या है, 3 की यहाँ भी 1 है अपनी और यहाँ भी 1 है। उभयनिष्ठ कॉमन है, यहाँ पे 2 है, लेकिन हमको क्या लेना है, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। तो छोटी घात तो चाहे यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से उठा लो, वह तो उभयनिष्ठ है ही। तो उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात क्या होगी, 3 1, यानी कि इसे हम 2 × 3 लिख सकते हैं और 3 2 जा क्या होता है आपका 6 होता है। एलसीएम 6 72 और 120, 6 72 और 120 का क्या होगा। अब इसमें उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात और जो छूट जाए भी लेने पड़ते हैं। तो उभयनिष्ठ की 2 की पावर सबसे बड़ी घात कितने का, 3 है, 2 की घात 3 गुणा और फिर उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात कितने का, 3 की पावर 2 गुणा, फिर क्या है अपना यहाँ पे छोटा क्या है आपका 5। देखो 5 है इसमें, लेकिन इनके तो पूरे आ गए अपने, 5 रह गया तो 5 लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 की पावर यानी कि 8 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 5 होता है। चलो तो क्या होता है, 8 5 40 करो, 40 है और 9 चौको कितना होगा आपका 36 होगा। चलो तो अब इस वाले जो वीडियो में हमने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में समझा और कुछ उदाहरण भी दिया आपको, पूरे उदाहरण कवर हैं। इसमें अच्छे तरीके से आप नोटबुक में अपनी लिखते जाएं और अच्छे तरीके से उनको रखते जाएं, तो आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। और आज जो हमने थोड़ा समय लगा, आज बहुत दिन बाद अपना वीडियो अपलोड हुआ, अब आज से शायद हो सकता है कि रोज ही अपलोड हो। और आज जो अपनी पुरानी साल है वो यानी कि ओल्ड ईयर है वो समाप्त होती है। अब आपकी कल से हैप्पी न्यू ईयर है और आपको और आपके परिवार को नई साल की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हो और आप ऐसे लगे रहो और हमारा साथ दोगे तो हम अब और सब वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आपके साइंस के भी हैं और अंग्रेजी है, साइंस है, अंग्रेजी है और क्या है उसे और भी जो भी होगा अपन पूरे कवर करेंगे और ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। आप हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भेजें, तो इससे क्या है अपना एक परिवार का समूह बनेगा जिससे अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं।